केजरीवाल जी के घर में हर अखबार में या इधर उधर आपने पढ़ा होगा कि 70 एसी लगे हुए हैं। कुमार विश्वास ओपन हार्टेड आदमी हैं, इसलिए इनको ये पसंद नहीं आया। अभी जो ये पकड़े गए हैं, ये इनका एक प्रायोजित नया तिकड़म है जिसके तहत पकड़े गए हैं। समय था साल 2023 का, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला किया था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारी सरकार बोलती है। फिलहाल अभी भी मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब उनके साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी आज यानी दिनांक 21 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस गिरफ्तारी पे मुझे तो समझ में नहीं है कि इस पे क्या बोलना चाहिए, क्या कटाक्ष करना चाहिए। राजनीति गली में बहुत खलबली हो रही है। खलबली क्यों हो रही है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। चुनावी माहौल में खलबली होना जायज़ है। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो एक व्यवसाय हैं और साथ ही साथ एक आम नागरिक भी हैं। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इस कारण से मैं बहुत सारी बातें जो मतलब मेरे दिमाग में नहीं आती है वो मैं आप लोग तक भी नहीं बोलता हूँ। पर जो हमारे साथ हैं आज मैं उनसे एक व्यू लेना चाहता हूँ, एक सामान्य नागरिक, एक आम नागरिक के नाते। अब वो मुझे हमारी बात हो रही थी अब मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी पे। जब मैंने इनसे कुछ सवाल पूछा तो इन्होंने अपना जो व्यू रखा, मुझे लगा कि वो आपके सामने बोलना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो कि ये बोलते हैं कि हम फ्री में पानी देते हैं, फ्री में हम ये देते हैं। हमारे आने के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर गई हैं। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ, पर ये इन्होंने बहुत लंबे समय तक दिल्ली में व्यवसाय भी किया है। आज भी इनका व्यवसाय दिल्ली में चलता है। अब मुझे जानना है इनसे ये है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हुई है, क्या सच में वो एक राजनीति का खेल है या क्या है? जो भी है वो आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जो इस तरीके की राजनीति की खेल हमें देखने के लिए मिल रही है, कभी मनीष सिसोदिया के पास ईडी जाती है, कभी बिहार में तेजस्वी के पास ईडी जाती है, इस चीज़ पे आपका क्या बोलना है? धन्यवाद अमृत तुम्हारे इस सवाल के लिए, लेकिन हमें लगता है कि तुम मुद्दे को कहीं बीच से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। सवाल का जो वास्तविक मतलब है, चाहे वो मनीष सिसोदिया से संबंधित हो चाहे अरविंद केजरीवाल से, इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल का आरटीआई एक्टिविस्ट बनने से, अन्ना हजारे आंदोलन से, किरण बेदी, योगेंद्र जी, इन लोगों के साथ जो उनका आंदोलन शुरू हुआ था, आरटीआई एक्ट आने के बाद जो अरविंद केजरीवाल की सक्रियता बढ़ी थी। पहले इस पर ध्यान देना होगा। एक आईआरएस अधिकारी, हमारे कंट्री में बहुत सारे अधिकारी हुए, एक आईआरएस अधिकारी जिस समय आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके इस समाज के लिए कुछ करने के लिए निकला था, तो उस समय लोगों की एक महत्वाकांक्षा जगी थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक अधिकारी रह चुका है, वो इस समाज में आएगा तो लोगों का जो वास्तविक प्रॉब्लम है वो आरटीआई एक्ट के थ्रू ये लोगों के बीच में ला पाएगा और बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको तार्किक ढंग से उजागर करने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रह गई बात इनके सत्ता में आने के बाद से, तो एक श्रूडनेस एक प्रकार का पाप ही है जो हमेशा इसने किया है। जिस समय से भी अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए हैं, उसके पहले जितने भी सत्तानसीन हुए, वैसे भी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हमारे देश की राजधानी भी। तो जितना भी, वैसे अगर एक्चुअली मैं कहूँ तो पूरे भारत में जो ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव है, मैंने अपनी आँखों से, क्योंकि मैंने सरकार में बहुत जगहों पे काम किया है, अनेक समाहरणालय, अनेक विभागों में, अनेक स्टेट्स में मैंने अलग अलग प्रकार के काम किए हैं व्यवसायी होने के नाते। और मैंने देखा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारे अधिकारी आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, उन्होंने जो काम किया है वो या तो छोटे ज़िलों में दिखा है मुझे, नहीं तो दिल्ली में। मैं दिल्ली लगभग 1996 में पहली बार गया था और उस समय से
मैंने डेवलपमेंट को दिल्ली और सुदूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जोड़ने का कोशिश किया। जो भी हमारा अपना आई व्यू था, जो हम समझ सकते थे, चूँकि काम करने के कारण मैं एक बाहरी व्यक्ति नहीं रहा हूँ और न मैंने कहीं कोई नौकरी किया जिससे मैं एक विभाग के बारे में जानकारी रखूं। मैंने अलग अलग विभागों में काम किया है, अलग अलग तरीके का काम किया है। कभी मैन पावर से रिलेटेड काम किया, कभी छोटे छोटे सप्लाई का काम किया। मैं बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं हूँ, लेकिन मैंने काम अनेक प्रकार के किए हैं और उसकी मैंने शुरुआत की है। खैर, बात मुद्दे पे आता हूँ। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, और अगर याद होगा तो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि ये जो सरकारी ताम झाम है, इतने जो है मुख्यमंत्री लोग अपने अपने तरीके से जो चीज़ों को करते हैं, इनका इतना बड़ा बंगला है और ये हैं वो हैं, अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार और लोकपाल लाने का जो चर्चा था, आज लोकपाल विधेयक कहाँ गया, इस पर तो कोई कभी बात भी नहीं करता है। उतना बड़ा आंदोलन लोकपाल विधेयक लाने के लिए जो हुआ था, और मैं समझता हूँ कि लोकपाल विधेयक है क्या, ये आज तुम लोगों की उम्र के यूथ को पता भी नहीं होगा कि उस विधेयक की खासियत क्या थी, उसका प्रभाव क्या था और साधारण जनमानस पर उसका क्या प्रभाव होना था। तो अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से हुई, आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते हुई, और लोगों ने, चूँकि लोगों के बीच में था कि कोई एक नया आदमी जो पढ़ा लिखा एक अधिकारी है आएगा तो चीज़ों को संतुलित करने में मदद करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने सादगी का जामा पहन करके जितने बड़े तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं दिल्ली में लाजपत नगर में रहता हूँ। लाजपत नगर के बगल में जो भी सरकारी बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें मरीजों की संख्या लगभग न के बराबर है। ऐसा सोचना ही गलत है कि सारी आबादी बीमार है। इसका एक बहाना देखो, इसने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला। अब बताओ, दिल्ली जैसे जगह में एक शेड बना करके अस्पताल खोलने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां बड़े अस्पताल उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में एम्स है जहां पूरे भारत से लोग, आज से नहीं, मेरे याद में 20-30 सालों से मैं देख रहा हूं, ऐसे एम्स की स्थापना बहुत पहले हुई है, वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और इतना बढ़िया इलाज का व्यवस्था है कि कोई एक साधारण आदमी से भी पूछा जा सकता है कि एम्स का ट्रीटमेंट का जो तरीका है, वहाँ जो लोग जाते हैं उनको किस प्रकार की सर्विस मिलती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो संस्थागत संस्थाएं हैं जो देश में अनेक अलग अलग शासन कालों में बनाए गए हैं, वो विधिवत चल रहे हैं। आप चीज़ों का, अब जैसे इन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक, आप जा कर के देख लो, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी नियमित मरीज नहीं है। आप लोगों के लिए जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास न करके मोहल्ला क्लिनिक और इस प्रकार का स्कूलों का सौंदर्यीकरण। बोलते हैं कि हम फ्री में बिजली देते हैं, फ्री में हम पानी देते हैं। कहाँ से देते हैं? आप कहाँ से देते हैं? किस पैसे से देते हैं? ये बोलते हैं कि सरकार के पास उतना फंड होता है पर वो दिया किस लिए होता है? सरकार के फंड का कोई और भी तो प्रयोग होता होगा। शिक्षा के स्तर में क्या, गुणवत्ता में आपने क्या परिवर्तन किया? इन्होंने बोला कि हम बहुत, हमारे मॉडल के स्कूल अब दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं। मैं एक सरकारी हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, और आज का कोई भी स्टूडेंट जो बहुत ही टैलेंटेड नहीं है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, अगर वो हमारे सामने बैठ कर के बात करने का कोशिश करेगा, मैं जानता हूँ विषय सूची से लेकर के अंत तक उनके पास, अब जो आईआईटी निकाल रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, जो अलग अलग एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर रहे हैं, जो सीबीएसई से मेडिकल में आ रहे हैं, या जो डोनेशन से पढ़ रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो आपके देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है? मैं एक छोटा सा मॉडल देना चाहता हूँ बिहार का, जहाँ 7 से 10 लाख बच्चे हर साल मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं। उसमें से जो इंटरमीडिएट, अब तो 10+2 हुआ है, लेकिन आप चेक कर लो, कहीं भी 10+2 में रेगुलर क्लासेज नहीं हो रहे हैं। 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ सीटें हैं, सब मिला करके, प्राइवेट सरकारी कॉलेज मिला करके लगभग 3 लाख। अब आप बताओ, ये जो 4 लाख बच्चे मैट्रिक में एक बैच के बच गए, उनका क्या हुआ? तो ये मानना चाहिए कि निम्न स्तरीय शिक्षा के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद कंटिन्यूटी बंद हो गई। ये कौन सा एक्टिविटी है और ये कौन सा एजुकेशन का पैटर्न है? ये हर जगह यही चीज़ है। दिल्ली के किसी भी घर में जाकर के देखो, एक नौकरी का जो होड़ लगा हुआ है, कहाँ किसको कौन सा घर ऐसा है
साधारण निम्न मध्य वर्ग का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों का बात करना हमको नहीं लगता है कि कहीं किसी भी इस विषय से रिलेटेड है। तो आते हैं केजरीवाल जी पर। केजरीवाल जी के घर में हर अखबार में या इधर उधर आपने पढ़ा होगा कि 70 एसी लगे हुए हैं। इनका जितना भी अभी पैटर्न है जो, और ये मत समझना कि मनीष सिसोदिया जी के एक करीबी हैं और मनीष सिसोदिया जी को ये मानते हैं, सत्येंद्र जैन जी को ये मानते हैं, संजय सिंह, सबको इन्होंने बलि का बकरा बनाया है। और अभी विश्वास से भी इनका एक रिलेशन रहा। कुमार विश्वास चीज़ों को साफ गोई से बोलते थे। कुमार विश्वास ओपन हार्टेड आदमी हैं, इसलिए इनको ये पसंद नहीं आया। और शुरू में ही कुमार विश्वास और शुरुआती दौर में कुमार विश्वास ने इनका साथ बहुत दिया था, लेकिन आज जिस समय तक उनको लगा कि ये आदमी हमारे समाज के हित में है, वो कवि हृदय आदमी है, उस समय तक हमको याद है हर एक सीट का घोषणा, जिस समय फर्स्ट बार इलेक्शन केजरीवाल जीते थे, कुमार विश्वास आके अनाउंस करते रहे थे कि फलाना सीट से हम इतने लीड से कर रहे हैं, फलाना सीट हम जीत गए। अति उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति। लेकिन जब उन्होंने इस व्यक्ति का असली चेहरा देखा तो उन्होंने दूरी बना ली और बड़ा वेदना के साथ बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कुमार विश्वास ने अलग अलग ढंग से अपनी बातें रखी हैं, आप उसको सुन सकते हैं। तो अभी जो ये पकड़े गए हैं, ये इनका एक प्रायोजित नया तिकड़म है जिसके तहत पकड़े गए हैं और ये शहीद का दर्जा पा करके अपरोक्ष आपके बोलने का मतलब ये है कि ये प्री प्लान्ड है। ये प्री प्लान्ड है और इसमें दूसरे दलों की भी सहभागिता है कि इनको समय पर पकड़ाना था। पहले से क्यों नहीं पकड़े गए? 7 बार कोर्ट बुला रहा है कि ये प्री प्लान से इनका क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा है। लोगों के बीच में सिंपैथी जो आज तक इन्होंने किया है, इनका काम ही रहा है सिंपैथी गेन करना। और एक ये तो साधारण चप्पल पहन के चलने वाले आदमी हैं, बोलते हैं। जितना भी अलग अलग मामला है, और जो ये आप बता रहे हो ना कि शराब घोटाला और बाकी चीज़ें और इधर उधर का, ये सब नहीं है। केजरीवाल का जो सबसे बड़ा घोटाला अगर कभी प्रकाश में आएगा, हमको नहीं लगता है कि प्रकाश में आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, वो है एमसीडी में 90 गांवों का विलय। आप पता करो अलग अलग तरीके से, आरटीआई करो, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली एमसीडी में अगल बगल के 90 गांवों का विलय किया गया। इसका मतलब है एमसीडी में आने का कि जो ज़मीन 4 लाख रुपए कट्ठा था वो आज 40 लाख रुपए कट्ठा हो गया है। आप शायद इस घोटाले का जो रकम है उसको जोड़ भी नहीं पाओगे और इसके बारे में किसी भी मीडिया में कहीं आप चर्चा भी नहीं सुनते हो। ऐसा नहीं है। किसके विरुद्ध में जहाँ कहीं भी हो, जो जहाँ पर पैसा आता है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्वतः मैनेज हो जाती हैं। तो एक मुख्यमंत्री दिल्ली का क्या क्या कर सकता है? क्लर्क जो पकड़ा जाता है कहीं कहीं, वो करोड़ों का घोटाला किया हुआ होता है। पता चलता है एक जूनियर इंजीनियर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आईएएस पद पर रहते हुए, अभी एक आईएएस झारखंड में पकड़ी गई हैं, उनके बारे में है कि 15,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसे आईएएस अधिकारी पकड़े गए जिनके यहाँ नोट गिनने का मशीन 5 दिन तक अधिकारियों ने लगा के रखा, तब नोट गिने जा सके थे। और इन्होंने तो बोला कि अगर हम चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, क्योंकि हम कहाँ से कमा सकते थे और क्यों कमा सकते थे? हर व्यक्ति के शब्द में उस व्यक्ति की सच्चाई छुपी हुई होती है। आप कहाँ से कमा सकते थे? आप क्यों कहते हैं हम चाहते? तो क्यों चाहते? क्या आपको खाने के लिए सोने का अन्न चाहिए था, या आपकी ज़रूरतें क्या थीं? सादगी किस मामले में आपके पास है? इस व्यक्ति का जितना भी स्टेट, एक दम्भी और तानाशाह और श्रोड नेचर का आदमी हमको ये दिखते हैं हमेशा। जो इनका बोलचाल के जो लोग हैं वो तो तानाशाह से मोदी जी को जोड़ते हैं। तो क्या मोदी जी और केजरीवाल साथ चल रहे हैं? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है। इतने दिनों से नहीं पकड़ करके ऐन इलेक्शन के पहले इनके पकड़े जाने का क्या मतलब है? कहीं भाजपा तो इसमें शामिल नहीं है? मैं तो इस विषय पर संदेह करता हूँ कि कहीं भाजपा तो इसमें शामिल नहीं है। कहीं ये समझौता तो नहीं है कि लोकसभा में हम अभी इस प्रकार से आएंगे, लोकसभा इनसे संभलेगा नहीं, हम शहीद का दर्जा पाएंगे और विधानसभा में लाभ पाएंगे। अगर इनको लोकसभा में इनके अंदर जाने का मतलब है कि एक लोकसभा में एक कांग्रेस के साथ इनका समझौता था, ये तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो स्वतः भाजपा को फायदा होगा, स्वतः फायदा होगा। पर जो केजरीवाल जी कहते हैं वो तो कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ भी नहीं चलने वाले हैं, हम भाजपा के साथ भी चलने वाले नहीं हैं,
हम अकेले चलेंगे। उनको ये किसने कहा है कि आप अकेले चलिए या कुछ भी कीजिए, हम जो चलेंगे? आप किसको सुनाते हो? एक कौन सा हिडन रूप है लोगों के बीच में? लोग हर पार्टी के, क्या कांग्रेस के मतदाता नहीं है दिल्ली में? क्या भाजपा के मतदाता नहीं है दिल्ली में? तो आप किसको बोलते हो हम अकेले चलेंगे? अपने कैडर्स को। वो वैसे भी आपके साथ हैं जो आपके विचारधारा से प्रभावित हैं। तो इस बात को बोलने का क्या मतलब है कि हम अकेले चलेंगे? तो जितनी भी बातें हैं वो ऑलरेडी कंट्राडिक्टरी हैं, और कम से कम इस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति के साथ में जो भी व्यक्ति चला है वो हमेशा ही पीछे हुआ और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? और आज का जो राजनीति है ना, उसमें शायद ऐसे ही लोगों को, कौन सा ऐसा बात है, इसी व्यक्ति के अधीन वहाँ कितने IAS, IPS और कितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे, वो भी उसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आए थे, लेकिन वो एक साधारण है। और इसका चाटुकारिता देखो, इसकी सर्दी और खांसी खत्म ही नहीं हो रही है, इसका मफलर उतर ही नहीं रहा है। ये कौन सा पागलपन है कि जो शर्ट पहनता है वो उसका साइज, ये इसका बेटा सब बड़ा रहता है। अभी हम हाल में एक वीडियो देख रहे थे जिसमें इसका बेटा जिम का मशीन दिया है कोई 4, जिसका कीमत है 6 लाख रुपए, और महीना में 10 लाख रुपए वो सरकार से ले रहा है। मैंने एक वीडियो देखा है यूट्यूब पे, और उसमें वो बता रहा है कि देखिए मशीन लगा हुआ है और इसका बेटा ये उस पे कहते हैं कि ये तो सरकार की संपत्ति है, इसमें सरकार का फायदा होगा। सरकारी पैसों का दोहन होता कैसे है? ये इस व्यक्ति ने जितनी भी चीज़ें कहीं, वो कोई भी काम इसने नहीं किया। और ये सब जो घोटाला है, कि इसे शराब घोटाला और इधर उधर जो ये कर रहा है ना, वो सब भ्रमित कर रहा है लोगों को। ये लोगों को अलग अलग समझा रहा है। और घोटालेबाज तो ये है ही, इसको तो देखने से ही लगता है कि इतना मतलब महत्वाकांक्षी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तुम चुनाव लड़ने के लिए आ गए बनारस से, क्या सोच करके? दिल्ली तुम्हारा कर्म भूमि है, दिल्ली के तुम मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में तुम अपना व्यवस्था संभालो, दिल्ली भारत का कैपिटल सिटी है। वहाँ का व्यवस्था संभालने से तुमको इतनी फुर्सत क्यों मिली और किस लिए मिली? क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? क्या बात है? क्या दिल्ली की सारी समस्याएं एक मुख्यमंत्री रहते हुए आपने खत्म कर दी हैं? पर इन्होंने बोला कि आखिर हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों बन सकते हैं ये बताओ, क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हम एक आम आदमी हैं। एक आम आदमी हम भी हैं, बनाओ हमको प्रधानमंत्री। तुम देते हो रिजाइन, हमको बनाओ दिल्ली का मुख्यमंत्री, हम भी एक आम आदमी हैं। या तुम्हारे साथ बहुत सारे आम आदमी हैं, तुम्हारे साथ तो जो आम आदमी है उसको तुम खास आदमी बनाए और उसको जेल का हवा खिलवाए। जो बाकी लोग हैं, आम आदमी आज खास आदमी बन चुका है। बिल्कुल खास आदमी बन चुका है। अभी इसका देखो कहाँ कहाँ का दिल्ली में अरेस्ट करवाता है, पंजाब से पुलिस मंगवा के। दिल्ली में चूंकि पुलिस इसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री से पंजाब पुलिस इसके सुरक्षा में दिल्ली में है। अभी तक तुम सुरक्षित, इसका मतलब नहीं थे जब तक पंजाब में आपकी सरकार। पुलिस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज इसके सुरक्षा में पंजाब पुलिस का दस्ता रहता है। तो क्या तुम अभी तक सुरक्षित नहीं थे? इतने दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने पे क्या सुरक्षा बोध नहीं था? जो आज पंजाब सरकार से तुम स्पेशल सिक्योरिटी लेकर के चल रहे हो, दिल्ली पुलिस की उतनी सुरक्षा लगी हुई है। किससे खतरा है आम आदमी को? इस आम आदमी को डर किससे है? एक केजरीवाल को मैं कहता हूं कि अगर आम आदमी हो, बिना सुरक्षा के चल के दिखाओ। लगता है कि तुम आम आदमी हो तो बिना सुरक्षा के चल के दिखाओ। एक बार तो ये शायद आराम से उसी ब्लू कलर के ऑल्टो से काहेगा ये झूठ मूठ हल्ला कर दिया कि हम पर हमला हुआ। झापड़ तो हम भी मारे इसको, अगर ये मिल जाए तो। हमको तो इसको लगता है कि पटक पटक करके मारे, ये मिले तो। ये तो लोगों को ठग रहा है ऐसे ही इधर उधर घूम करके। इस पर इसको कालिक पोता है, इसको सब कुछ किया, इसको कहीं घूमता उमता नहीं है, ऐसे ही अपना एजेंट बनाए हुए है। वही एजेंट के थ्रू ही इधर उधर कर करके अपना काम चलाता सरकार बनी थी तो शुरुआती दौर में इन्होंने ये भी कहा था कि हम तो नॉर्मल एक वैगनार से भी चल सकते हैं, और उसके बाद आज ये पूरा अपना दस्ता लेके चलते हैं। इसको सब सुख सुविधा चाहिए, ये हर प्रकार। हमने सुना है कि ये मार्बल भी बहुत एक्सपेंसिव लगाते हैं अपने। तो टॉयलेट में सुन रहे थे कि 4 लाख के झूठ मूठ का बिल बनवाया है। ऐसा नहीं कि टॉयलेट सीट महंगा है, इस 4 लाख का बिल कैसे एडजस्ट करे? तो ये फ्रॉड आदमी है। ये झूठ मूठ का 4 लाख का टॉयलेट सीट का ही बिल बनवाया है जो पकड़ा गया है इसका। अभी इससे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था, ये कहा कि दिल्ली सरकार में एक बार नगर निगम का हड़ताल हुआ कि वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जब ये पता किया सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग संस्थाओं ने
कि आपके प्रचार पर कितना खर्च हुआ, तो 1500 करोड़ एक एक पेज का विज्ञापन सारे 70 होल्डिंग लगाते हैं जिसकी कीमत 13-14 लाख रुपए एक होल्डिंग की होती है। किस लिए? ये बोलते हैं हम प्रचार करते हैं अपना। नेता कौन होता है? नेता वह होता है जो दूसरों से ज़्यादा दुख सह सके। भगवान के जैसा। भगवान कौन हो सकते हैं? जिन्होंने सबसे ज़्यादा दुख झेला हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। वो इस्लाम में पैगंबर को दुख हुआ, क्रिश्चियन सोसाइटी में ईसा मसीह को दुख हुआ, सनातन धर्म में श्री कृष्ण राम को दुख हुआ। तो ईश्वर कौन? जो सबसे ज़्यादा दुख सह सकते हैं। इसी का सिंपैथी उनको मिलता है कि लोग पूजा करते हैं। तो ये तो अपने आप को कहता है कि हम लोगों के लिए हैं। तो क्या लोगों के लिए? कि 4 लाख का टॉयलेट सीट, हर प्रकार का सुविधा, हर ढंग का ये वो, लोगों के बीच में कोई काम नहीं करना, और सबसे काबिल आप ही हैं। बैठिए कहीं सामने, क्या क्या करते हैं। तो सजा हुआ मंच, व्यवस्थित व्यवस्था, हर एक प्रकार का एजेंट लगा हुआ है, उसके बाद गए और किए। एक्चुअली यही स्थिति है अभी हर ढंग का। ये आम आदमी पार्टी है, कोई चाहेगा इससे मिल लेगा, खा गया पूरे दिल्ली को, ये खास जगह जगह पर। ये खास आदमी पार्टी है, आम आदमी नहीं, खास आदमी पार्टी है। हमको तो ये आदमियों नहीं लगता है, हमको तो एलियंस जैसा देखने में लगता है। हम तो कहीं से लगता भी नहीं है कि ये आदमी है। ऐसे आँख कर करके मफलर लपेट के चोर जैसा, इसको तो देखने, एक इसका मीम से देखते थे उस समय बनारस से चुनाव लड़ा था, तो इसका टीक ऐसे निकला हुआ रहता था, ये पागल जैसा करे रहता था, ऐसे ऐसे करके मोदी को देखते रहता था। ये आम आदमी कहाँ से हो गया? आई पूरा का पूरा लेकर के डुबा दिया है पूरा अभी दिल्ली को। कुछ ही करेगा ये दिल्ली में? अब दिल्ली में इसी का जैसा आदमी का ज़रूरत है। जो आएंगे सत्ता में, जो रहेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, सब लोग काम करते हैं। जो आदमी दूसरे का विरोध ही करता रहे, वो एक्चुअली पब्लिक का ध्यान अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है, पब्लिक को मूर्ख बनाने का कोशिश करता है। यही काम ही करता है, बाकी कुछ नहीं। आम आदमी है। और ये पकड़ाया है अभी शहीद होने के लिए, ये जानबूझ करके अभी पकड़ाया है सेट करके कि लोकसभा में भाजपा को फायदा हो, और शायद भीतरी सेटिंग होगा इसका कि विधानसभा में हमको आप मौका। इन्होंने जेल जाने से पहले बोला कि सरकार हमसे 1 रुपया भी वसूल नहीं कर पाएगी। काहे के लिए वसूल कर पाएगी? इतना बड़ा चोर है, ये झोला में रख ले है, ये ट्रेन का पॉकेट मार है, ये जानता है कि हम पैसा सुरक्षित रख ले हैं। ये पकड़ाएगा कभी? लेकिन ये पकड़ाएगा ऐसा भी नहीं है। अभी वहाँ सरकार में है, और हर ढंग से इसको अलग अलग, जिसके पास अभी पैसा है उसको अलग अलग ढंग से लोग सपोर्ट करते हैं। इसमें बचा हुआ है, पास से नहीं पकड़ाएगा, दूसरे के पास से पकड़ा जाएगा। पकड़ाएगा तो पकड़ेबे करेगा। अभी एजेंसी सपोर्ट में है। इतना दिन से क्यों इसको ईडी और सीबीआई और जो भी एजेंसियां इसके पीछे थी क्यों छोड़े हुई थी? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, जब सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट में एविडेंस है, मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में एविडेंस है। और एक बात और जान लो, इतना शातिर है कि सबको विभाग दे करके फाइल पर सिग्नेचर नहीं करता था, टेक्निकल एविडेंस कभी नहीं बनने देता था। इतना शातिर है। और बाकी अपने क्या ये जॉब करते वक्त ये चीज़ को इन्होंने सीखा? ये तो एक साधारण पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट है, एक IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर है। इतना तो इसको समझ में है ही कि टेक्निकल एविडेंस ना छोड़ें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, कानून का जो व्यवस्था है, आप घर के मालिक हो, आप मुख्यमंत्री हो, आपके यहाँ कुछ अगर गलत लोग आपके कर रहे थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया करें या सत्येंद्र जैन करें या संजय सिंह करें या जो भी करें, तो आप कहाँ थे? यह भी एक सवाल है ना कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आप किस दुनिया में थे, काहे का मुख्यमंत्री बने हुए थे? अभी इतना सारा चीज़ हुआ, क्यों नहीं रिजाइन मारते हो? राजनीति का मामला है तो गर्मा गर्मी बनती है। बनती इसलिए भी है क्योंकि मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी है। बनती इसलिए भी है क्योंकि मामला देश के राजधानी का भी है। इसी तरीके से हम हर दिन कोशिश आपके साथ यही करेंगे कि एक नया एपिसोड लाएंगे जिसमें इसी तरीके की बातचीत आपको देखने के लिए मिलेगी। बने रहिए। धन्यवाद। द ट्रू साइड को देखते रहिए और द ट्रू साइड पे ही चलते रहिए। धन्यवाद।